यहाँ तक जो था मोस्टली ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम एकदम टू द पॉइंट एमसीक्यू सेंट्रिक डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल थिंकर्स, उनके बुक्स, उनके आइडियाज, ईयर्स और क्रोनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और शॉर्ट चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। हेरोड डोमन मॉडल किसको कहते हैं, महालनोबिस प्लान किसको कहते हैं, गडगिल योजना किसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। प्लान हॉलिडे थंबनेल और टाइटल से तो ये क्लियर ही है कि सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के ऊपर अब तुम्हारा भाई वीडियो ले आया है। ये एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल टॉपिक है, चाहे यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसआई ऑप्शनल, सीयूईटी, पीजी, हर एक एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक पे लेक्चर्स का एक पूरा प्लेलिस्ट तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगा और ऐसा करूंगा कि इन लेक्चर्स के थ्रू बिल्कुल तोड़ के, निचोड़ के और घोल के तुम्हें पिला दूंगा ये यूनिट इस तरह से कि इसके बाद कोई और मटेरियल नहीं मांगोगे, ना ही कहीं और जाके वीडियो लेक्चर ढूंढते फिरोगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करते वक्त हम ऐसा करेंगे कि अपना बेस या बैकग्राउंड को हम रखेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस को। यूजीसी नेट के बेसिस पे ही अगर प्रिपरेशन को भी कर लोगे तब भी जो है बहुत कुछ सीख जाओगे और अलग अलग एग्जामिनेशन में इसको यूटिलाइज कर पाओगे इंफॉर्मेशन को। अगर सिलेबस का ब्रेकडाउन हम लोग देखें तो सिलेबस में फर्दर सब यूनिट्स बनाए गए हैं। यूनिट 8 में है, ये सबको पता है, नेट के सिलेबस में यूनिट 8 में दिया जाता है। उसके अंदर जो है सेवरल सब हेडिंग्स बनाए गए हैं। स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का एक सब हेडिंग है, इसके अंदर भी फर्दर सब टॉपिक्स बनाए गए हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे और इस तरह से कवर करेंगे कि बिल्कुल तुम्हारे खून में चीजें दौड़ने लगेगी। इस एपिसोड को देखते वक्त ऐसा करना है कि बड़े ही ध्यान से चीजों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना और साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि एमसीक्यू सेंट्रिक बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं जो अगर याद नहीं करोगे, अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो तुम्हारे दिमाग से फूड हो जाएगा और एग्जाम आते आते सारी चीजें दोबारा भूल जाओगे और जीरो पे आ जाओगे। ठीक है, तो पहले एपिसोड में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में। जैसे ही ये वीडियो 1000 व्यूज तक पहुंच जाएगा मैं दूसरा एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी फिर कमेंट करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही 1000 व्यूज पार कर जाएगा ये, मैं नेक्स्ट एपिसोड ले आऊंगा और आगे फिर धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को देखो, यार दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी हमें लगता है कि इससे बेनिफिट होगा उस तक शेयर करो और अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कर देना, क्योंकि इसके अंदर हमें जो सीखना है, हमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में सबसे पहले सीखना है। उसके बाद हम नेचर या फीचर्स या पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, थिंकर्स, उन सब पे जाएंगे। अब इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स वहां से आकर उन्होंने उनकी अपने साथ वो एक स्टेट की परिकल्पना को लेकर आए थे। उनके आने से पहले हमारे यहाँ स्टेट नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, उनके आने से पहले भी हमारे यहाँ स्टेट का कॉन्सेप्ट था, बट ब्रिटिश के आने के बाद जो है ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट को वो अपने साथ लेकर आए थे, यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट को वो अपने साथ लेकर आए थे और यहाँ उन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जिसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे जो ट्रेडिशनल ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ स्टेट थे वो अंडरमाइन होते गए और ब्रिटिश मॉडल जो है वो धीरे धीरे यहाँ एस्टैब्लिश होते गया। उस वक्त के स्टेट के किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ब्रिटिश आकर उन्होंने अपना ब्यूरोक्रेसी सेटअप किया, इंडियन सिविल सर्विसेज उन्होंने शुरू किए थे, मिलिट्री इंट्रोड्यूस किया, पुलिस इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि उन्हें रूल करना था। ठीक है, वो कॉलोनाइजर्स थे, कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन को उन्हें रूल करना था, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स क्रिएट किए, अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म्स को डेवलप किए, तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है स्टेट का निकल कर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए, बट टू अंडरस्टैंड हमें इस चेन को, इस फ्लो को समझना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट उभरने लगा। फ्रीडम फाइटर्स जो है हमारे, हम फ्रीडम के लिए वो डिमांड करने लगे, कुछ प्लान, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एस्पिरेशंस रखने लगे हम कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो हमारी एक परिकल्पना थी कि हम इस तरह का एक स्टेट बनाएंगे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पटेल हो, या चाहे गोखले हो, चाहे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सबकी कुछ ना कुछ परिकल्पना थी, सबका कुछ ना कुछ प्लान था कि इस तरह का एक स्टेट डेवलप होगा। इस माध्यम से क्या है, नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी परिकल्पनाओं को, सारे फिलोसॉफीज को, सारे प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, सो दो फेज हमें यहाँ क्लियरली दिखता है, एक तो प्री इंडिपेंडेंस फेज हमें देखने को मिलता है और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो तरह के स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पोस्ट वाला ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी जो है हम दो तरह के सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस को स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, चलो यहाँ ले जाता हूं मैं खाली स्क्रीन पे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो फेज था उसको भी जो है हम लगभग दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो शुरू का फेज था जिसको जिसको हम इंटरवेंशनिस्ट नाम भी दिया जा रहा है, वो यहाँ इस स्लाइड में तुम लोग देख सकते हो, इंटरवेंशनिस्ट या डेवलपमेंटल नेचर था स्टेट का। ठीक है, डेवलपमेंटल नेचर स्टेट का हमें देखने को मिला था शुरू के दौरान पे।
ये कब था? ये 1947 से शुरू होके, इमीडिएटली 1947 से शुरू होके कई सालों तक ये चलता रहा, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू के एरा को, जिसे हम नेहरूवियन कॉन्सेंसस भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू एग्जामिनेशंस के लिए कि नेहरूवियन कॉन्सेंसस कौन से फेज से कौन से फेज तक को कहा जाता है, ठीक है, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बताओ क्या ये करेक्ट है, क्या ये रॉन्ग है, ठीक है। सो नेहरूवियन कॉन्सेंसस का एक फेज था जिसपे इंटरवेंशनिस्ट या डेवलपमेंटल स्टेट था, जिसपे स्टेट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था स्टेट चीजों को चेंज करने में, डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में जो है स्टेट बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रहा था, और स्टेट डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा था चीजों को। और इस वक्त जो है एक नेहरूवियन कॉन्सेंसस सबके मन में था कि नेहरू ही मोस्टली सारी चीजें लीड कर रहे थे, नेहरू का ही एक विजन जो था वो चल रहा था, प्लानिंग कमीशन वगैरह बन रहे थे, तो इस तरह के काम जो थे वो चल रहे थे इनिशियल फेज में। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा जा रहा है कि ये किस चीजों पे एम्फेसाइज करता था। ये नेशनल इंटीग्रेशन पे एम्फेसाइज कर रहा था उस वक्त, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज कर रहा था, सोशल इक्वालिटी पे एम्फेसाइज कर रहा था, सेंट्रलाइज प्लानिंग पे एम्फेसाइज कर रहा था। तुम देखोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान को उठा के देखो तो इस तरह की चीजें तुम्हें उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो नेचर ऑफ स्टेट क्या था इस पे, अगर हम सिलेबस के सब टॉपिक पे चले जाए तो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का सब हेडिंग है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इस दौर में कैसा था, इंटरवेंशनिस्ट था, डेवलपमेंटल स्टेट था इस दौर में। और उस वक्त कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए थे, जैसे कि प्लानिंग कमीशन हो गया, 5 ईयर प्लानिंग हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया। ये सब एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट्स बनाते हुए चलना। आगे जब मैं डेवलपमेंट प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जब मैं बाद में बात करूंगा इसी यूनिट के अंदर, तब इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट्स बढ़िया से लिखवा दूंगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में तुम इन सबको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लानिंग कमीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल किसको कहते हैं, महालनोबिस प्लान किसको कहते हैं, गडगिल योजना किसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। प्लान हॉलीडे कब हुआ था उसके ऊपर अलग से बनेगी कंप्लीट वीडियो, उसको बहुत बढ़िया से तुम लोग चेक कर लेना। और बाद में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोग जाके ऊपर आई बटन पे जो प्लेलिस्ट है वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। मैं अलग से प्लेलिस्ट ही बना दूंगा पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया के ऊपर। फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था, क्या प्लान थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया, नीति आयोग ने रिप्लेस किया, नीति आयोग कब बना, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्रोनोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेगेसी जो था वो कंटिन्यू हो रहा था, पॉलिटिकल कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो तो कंटिन्यू हो ही रहे थे, और कॉलोनियल लेगेसी भी जो है वो कंटिन्यू हो रहा था, जो कि स्ट्रॉन्ग एक ब्यूरोक्रेसी जो पहले ही ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश कर दिया था, वही ब्यूरोक्रेसी, वही सिस्टम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था आगे को। क्योंकि इस वक्त रिफॉर्म्स करने के बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा रिफॉर्म करने का जो सपना था वो नहीं देख रहे थे वो, क्योंकि उनके पास और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी इंडियन स्टेट के सामने उस वक्त, जैसे कि इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, ऑल दोस थिंग्स, इन सबको एंश्योर करना ज्यादा जरूरी था उस वक्त। यही है इंटरवेंशनिस्ट और डेवलपमेंटल फेज, ठीक है। इसी के चलते इस इनिशियल फेज में जो इतना ज्यादा जो है ये ब्यूरोक्रेसी को इंपॉर्टेंस दी गई काम करने के लिए, नेहरू का इनफैक्ट मानना भी था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है यही एक फ्यूल बनेगा, यही एक इंजन बनेगा इंडिया को आगे लेकर जाने में। तो इतनी ज्यादा इन सब चीजों के ऊपर डेवलप्ड होने लगा कि एक ओवर डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी सामने निकल कर आने लगा। हमजा अलवी नाम के एक थिंकर है, उनको हम थोड़ी देर में आगे जाके देखेंगे, वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। ओवर डेवलप्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सेंट्रिक, वो पूछने की बहुत पॉसिबिलिटीज रहती है, तो उसको थोड़ी देर में देखेंगे। तो फर्स्ट फेज में क्या था, स्टेट वाज मोस्टली इंटरवेंशनिस्ट एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंटल, ये हमने देखा। अब तक बहुत ज्यादा एमसीक्यू सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने कवर नहीं करी है, उसको हम अभी आगे कवर करेंगे। तो अब जो है यहाँ से तुम लोग नोट्स बनाना शुरू कर देना साइमल्टेनियसली, क्योंकि अब एमसीक्यू सेंट्रिक टॉपिक जो है यहाँ से शुरू हो जाएंगे तुम्हारे लिए, एमसीक्यू में बहुत रेलिवेंट। तो ये जो इंटरवेंशनिस्ट फेज था, इंटरवेंशनिस्ट या डेवलपमेंटल फेज जो था, इस फेज को एक्सप्लेन करते हुए कुछ थिंकर्स निकल कर आते हैं। इंटरवेंशनिस्ट फेज जो है, इस फेज को एक्सप्लेन करते हुए कुछ थिंकर्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। थिंकर्स लाइक रजनी कोठारी के क्वेश्चंस तुम लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। रजनी कोठारी जो है एक कॉन्सेंसस बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं कि स्टेट जो है कॉन्सेंसस बेस्ड स्टेट हो चुका है इंडिया के अंदर, और वो एक कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं। ये सारी चीजें जो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, इन सबको हमें देखना है आगे जाके। नेक्स्ट थिंकर्स निकल कर आते हैं इस पे, जो इसी मॉडल को, जो इसी मॉडल के बारे में, इसी स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। थिंकर्स लाइक गुनार मृडल निकल कर आते हैं।
गुन्नार मिर्दाल के भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहो कर सकते हो। गुन्नार मिर्दाल के भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्टेट देते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक इस पे बताते हैं कि स्टेट जो था वो सॉफ्ट कैरेक्टर का अपना हो चुका था। इसके बारे में भी बताऊंगा, क्या इसकी मीनिंग है, क्या मतलब है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। और थिंकर्स निकल कर आते हैं, जैसे थिंकर्स लाइक प्रणब वर्धन निकल कर आते हैं। प्रणब वर्धन भी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रणब वर्धन आइडिया देते हैं अबाउट डोमिनेंट कोएलिशन के बारे में बताते हैं। डोमिनेंट कोएलिशन साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते चलो तो फटाफट खत्म हो जाएगा एमसीक्यू सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे। और भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, जैसे कि हमजा अलवी एक थिंकर हैं, वो देते हैं कॉन्सेप्ट ओवर डेवलप्ड स्टेट का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स जो हैं धीरे धीरे निकल कर आएंगे, जिनको हम एक एक करके बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे। ठीक है, ये हो गया इंटरवेंशनिस्ट या डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं। इंटरवेंशनिस्ट या डेवलपमेंटल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कब था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1947 से लेके 1990 तक का जो फेज था, इस फेज को हम इंटरवेंशनिस्ट या डेवलपमेंटल स्टेट का नाम देते हैं कि इंडियन स्टेट का नेचर इस वक्त इंस्टीट्यूशनलिस्ट था, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सेंट्रिक था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पैटर्न्स के ऊपर सेंट्रिक था, परमिशंस, लाइसेंस, ऑल दोस थिंग्स वर देयर। और ये फेज कब चेंज होता है, ये 1980s के तरफ जाके धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है। बट फाइनली एलपीजी रिफॉर्म्स जब आ जाते हैं 1990-91 के आसपास, तब जो है हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं एक नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में, जिसको हम न्यू लिबरल फेज कहते हैं या रेगुलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव या न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ से इमर्ज होता है। नए नए थिंकर्स निकल कर आते हैं, अतुल कोहली, पार्थ चटर्जी, इन तरह के थिंकर्स को हम धीरे धीरे फिर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1991 के बाद से ही जो है हम ये नियो लिबरल या रेगुलेटरी फेज ऑफ स्टेट को हम देखना शुरू कर देते हैं। इस पे क्या होता है, इसके पहले जो था 1991 से पहले जो था, स्टेट क्या था, स्टेट वाज लाइक द ओनर इटसेल्फ। स्टेट ही जो है मालिक था इंडस्ट्रीज के। पब्लिक सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस था। ऑल पॉपुलर मेजर बिग इंडस्ट्रीज वर टेकन केयर ऑफ बाय द पब्लिक सेक्टर। टेलीकॉम हो गया, रेलवे हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ऑल दोस थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ बाय द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, बट अब ये ओनर वाला अपना पोजीशन छोड़ के 1991 के बाद से स्टेट क्या बनने लगता है, स्टेट रेगुलेटर बनने लगता है। ठीक है, स्टेट रेगुलेटर बनने लगता है। स्टेट डायरेक्टली इंटरवीन करना बंद कर देता है, कम कर देता है, बंद तो नहीं करता। इंडियन स्टेट जो है डायरेक्टली इंटरवीन करना कम कर देता है। ये प्राइवेट को ओपन कर देता है मार्केट में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक तरफ से इंट्रोड्यूस कर देता है, और खुद अपना जो है एक बैक सीट में बैठ के कुछ रेगुलेटरी पोजीशंस बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि सेबी को बना देता है वो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना देता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, इन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बनाता है, रेगुलेटरी बॉडीज को स्टेट क्रिएट करता है, करके एक रेगुलेटरी पोजीशन लेता है और थोड़ा बैकफुट में आके जो है थोड़ी दूर से चीजें देखना शुरू कर देता है, और मार्केट जो है उसको ओपन कर देता है प्राइवेट स्फेयर के लिए। तो समझ गए नियो लिबरल पर्सपेक्टिव, समझ में आ गया। इंस्टीट्यूशनलिस्ट फेज में इंस्टीट्यूशनलिस्ट पूरे जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या था वो 1947 से लेकर 1990-91 तक चलता गया, जिसपे स्टेट जो है मेन लीड रोल ले रहा था। और वही धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज होता है 1991 के बाद से। स्टेट जो है मोर ऑफ ए रेगुलेटरी स्टेटस, रेगुलेटरी पोजीशन में धीरे धीरे जाने लगता है, और यहीं से जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। ठीक है, इसी रेगुलेटरी नेचर ऑफ स्टेट के बारे में हम अगर बात करें तो कुछ इस पे भी थिंकर्स निकल कर आते हैं जो स्टेट के रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। इस पे भी नोट्स बना लेना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। थिंकर्स जैसे कि रॉब जेनकिंस निकल कर आते हैं। रॉब जेनकिंस कॉन्सेप्ट देते हैं लिबरलाइजेशन बाय स्टिल्थ का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ये इसके बाहर क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं, तो इनको नोट्स फटाफट से बना लो। लिबरलाइजेशन बाय स्टिल्थ का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, यही पूछेंगे एग्जाम में तुमसे, यही पूछ देंगे कि बताओ लिबरलाइजेशन ऑफ स्टिल्थ, लिबरलाइजेशन बाय स्टिल्थ किस ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स का कॉन्सेप्ट है। रॉब जेनकिंस को टिक करो, फटाफट नंबर मिलते। और थिंकर्स इस पे निकल कर आते हैं रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जैसे कि लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ, डॉल्फ्स के नाम से भी पॉपुलर है। वो कॉन्सेप्ट देते हैं कमांड पॉलिटिक्स एंड डिमांड पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेलीग्राम पे चाहो तो ये डाल सकता हूँ, कमेंट में मेंशन कर देना। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं, ये पीपीटी चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। में एक और इंपॉर्टेंट थिंकर होते हैं अतुल कोहली, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे कि क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, स्टेट लेड लिबरलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, फ्रेगमेंटेड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा रेलिवेंट है इनका, और बहुत बार क्वेश्चन इस पे पूछा भी जा चुका है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। फ्रेगमेंटेड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट देते हैं
इन सब का नोट्स बनाते जाओ। फ्रेगमेंटेड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, और फाइनली एक स्टेट लेड लिबरलाइजेशन का भी एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो स्टेट लेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, इन सबको हम थोड़ी देर के अंदर ही जाके थोड़ी देर में ही देखेंगे। जिनका हो पाएगा आज देखेंगे, जितना नहीं हो पाएगा उनको नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे। इसके अलावा कुछ पर्सपेक्टिव्स भी हम कह सकते हैं स्टेट के ऊपर। इन पे क्वेश्चन इस तरह से तो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, बट फिर भी जान के रखो कि कुछ पर्सपेक्टिव्स, पॉपुलर पर्सपेक्टिव्स, कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं स्टेट के ऊपर। ये एक ब्रॉड टॉपिक भी है, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टेट, तुम लोगों ने देखा होगा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टेट करके एक टॉपिक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी आता है, कई बार पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी आता है, जिसमें हम अलग अलग चीजें स्टडी करते हैं। तो वही चीज है ये डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट जो है, ये डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन स्टेट है, कि इंडियन स्टेट को हम किस किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो जो पॉपुलर चीजें वहां है वो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, कि एक लिबरल पर्सपेक्टिव है। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या कहेगा, स्टेट को एज ए न्यूट्रल एक्टर देखेगा, कि सबके भले के लिए स्टेट बना हुआ है, इंसान की बेटर लाइफ के लिए स्टेट बना हुआ है, एक वो पर्सपेक्टिव लेकर चलेगा। दूसरा मार्क्सिस्ट है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्या कहेगा, वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यही कहता है इन जनरल की भाई स्टेट जो है ये न्यूट्रल नहीं है, स्टेट एक रूलिंग क्लास का एक टूल है, रूलिंग क्लास का एक मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू एक्सप्लॉयटेशन मेंटेन होता चलता है, जो कि ट्रेडिशनल और टिपिकल मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट है। उसी तरह के जो ट्रेडिशनल लिबरल आर्गुमेंट्स है, हम जॉन लॉक से ले लें या मिल से ले लें, उनमें से हमें जो चीजें देखने को मिल रहा है कि स्टेट का काम है हर किसी को अपना अपना इंडिविजुअल को स्पेस दे, इंडिविजुअल अपना अपना काम करे, और स्टेट का यही काम है कि इस चीज को ध्यान दे कि एक दूसरे की जान ना ले ले इंडिविजुअल, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो आपस में करते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करे, जो ट्रेडिशनल लिबरल अंडरस्टैंडिंग है। ये पर्सपेक्टिव कई लोग स्टेट पे रखते, स्टेट के इंडियन स्टेट के ऊपर भी कई लोग यही पर्सपेक्टिव रखते हैं। इसी ट्रेडिशन के अंदर, इसी थ्योरी के अंदर तुम्हें रजनी कोठारी मिल जाएंगे, तुम्हें लॉयड एंड सुसान रुडोल्फ मिल जाएंगे, और एक और अगर न्यू तुम लोगों को तो मॉरिस जोन्स नाम का एक थिंकर है, वो भी मिल जाएंगे। उनको भी हम थोड़ी देर में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, मॉरिस जोन्स का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मॉरिस जोन्स को भी हम लोग देख लेंगे। और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में थिंकर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमजा लवी के बारे में हमने सुना थोड़ी देर पहले। हमजा लवी आ जाएंगे, फिर उसके बाद सुदीप्ता कविराज आ जाएंगे, प्रणब वर्धन आ जाएंगे, सीपी भमरी आ जाएंगे, इन तरह के थिंकर्स आ जाएंगे। इनको हम थोड़ी देर में एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो एक और बाकी गांधीयन पर्सपेक्टिव है, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, बट गांधीयन पर्सपेक्टिव के थिंकर्स के लोग जो हैं, विनोबा भावे वगैरह लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, गांधी खुद है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी डायरेक्ट गांधीयन पर्सपेक्टिव से थोड़े बहुत शेप होते हैं। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। अब नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे, हम थिंकर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे, और शॉर्ट चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहां तक जो था मोस्टली ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम एकदम टू द पॉइंट एमसीक्यू सेंट्रिक डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल थिंकर्स, उनके बुक्स, उनके आइडियाज, ईयर्स और क्रोनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रजनी कोठारी को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हमें देखने को मिलते हैं, और ये 1960s के थिंकर हैं, इसीलिए क्रोनोलॉजिकली भी जो है ये थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 1960s के ये थिंकर है रजनी कोठारी। रजनी के तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने की। कांग्रेस सिस्टम के बारे में देख लेंगे, और दूसरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में देख लेंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, तुम लोग सुनना और उसके बेसिस पे अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम, तो वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस सिस्टम से वो क्या समझाना चाहते हैं, वो कांग्रेस सिस्टम से समझाना चाहते हैं कि इंडिया का जो इनिशियल फेज था, ये इनिशियल फेज के ऊपर बात करने वाले थिंकर है। ठीक है, तो ये कौन से पे बात करने वाले थिंकर है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट या फिर डेवलपमेंटल फेज जो स्टेट का, इंडियन स्टेट का था, उस फेज के बारे में बात करने वाले थिंकर है, ये जाहिर सी बात है। और हमने ये भी देखा कि ये लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि कौन सा पर्सपेक्टिव लेके रजनी कोठारी लिख रहे थे, वाज इट लिबरल और वाज इट मार्क्सिस्ट, और कौन सा पर्सपेक्टिव से वो लिख रहे थे। तो लिबरल पर्सपेक्टिव से वो लिख रहे थे। तो उनका एक आर्टिकल आया था 1964 में, उनका एक आर्टिकल आया था, द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। इस आर्टिकल में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम की बात करी, और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था एशियन सर्वे नाम के जर्नल में। ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसमें वो क्या करते हैं, वो जो वन पार्टी डोमिनेंस का फेज उस वक्त चल रहा था, स्पेशली 1964 में ही प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का डेथ होता है, तो 1947 से लेके 1964 तक वो लिखते हैं, 1964 में वो लिखते हैं। तो उसके पहले का जो फेज को वो देख रहे थे, वो वन पार्टी डोमिनेंस था, अनडाउटेडली, नो डाउट अबाउट इट। इस फेज को वो 1947 से रफली जो 1960, 65, 64 तक चल रहा है, उनके लिखने तक टाइम तक का, उसको वो, उनको उस फेज को वो एक कांग्रेस सिस्टम कहता है, जिसके जिसके फीचर्स उन्होंने बताया था कि ये ब्रॉड बेस्ड है, ये कॉन्सेंशुअल है। जो भी पार्टी के अंदर ही कई सारे फैक्शनलिज्म है, बट कोई उसमें से निकल के ऐसे बाहर कोई यूं नहीं निकल जा रहा है, ऐसे
चीर के बाहर नहीं निकल जा रहा। जो भी डिमांड्स हैं, जो भी ओपोजिशंस है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी उसको एकोमोडेट कर ली है उन सब चीजों को, और कांग्रेस पार्टी ही इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन पार्टी ही कांग्रेस गवर्नमेंट है। इस तरह का जो एक सिस्टम उस वक्त बन के चल रहा था 1960s के मिड तक आने तक, ठीक है। और इस चीज के बारे में वो कांग्रेस सिस्टम के थ्रू समझाना चाह रहे थे, क्योंकि नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी और स्टेट लेवल्स पे भी लगभग सारे स्टेट्स में जो है कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, ठीक है। सो जितने भी पॉलिटिकल कंपटीशन था, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट था, जितने भी फ्रेगमेंट्स था, उन सबको कांग्रेस पार्टी अपने अंदर ली हुई थी, और इसी चीज को कांग्रेस सिस्टम के नाम से रजनी कोठारी ने एक्सप्लेन किया था, जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो देते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से वो क्या समझाना चाहते थे। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में उन्होंने अपनी बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखी है 1970। बुक पूछेगा 200% गारंटी, बुक का नाम पूछेगा, इसको याद रख लेना, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970। तो इस पे उन्होंने बताया है कि इंडिया के केस में उन्होंने बताया कि एक यूनिक सिस्टम है कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम है, इसको चेंज करने की, इसको हटाने की, इसको खत्म करने की कोशिश जो है इंडियन स्टेट नहीं कर रही है, नहीं करती है। उस वक्त की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने की बात नहीं है, ये रजनी कोठारी का आर्ग्यूमेंट है, आइडिया। वो कह रहे हैं कि स्टेट जो है, स्टेट कास्ट सिस्टम को एबॉलिश नहीं कर दे रही है, इनफैक्ट वो कास्ट सिस्टम को यूटिलाइज और ज्यादा कर रही है, और कास्ट सिस्टम को वो पॉलिटिसाइज करके उसके ऊपर डिविडेंड्स गेन करना शुरू कर रही है, ठीक है। कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट नहीं करती है, वो क्या करती है, रेदर इसको यूज करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, thereby transforming both politics and caste system, ठीक है। इसी कास्ट सिस्टम को यूटिलाइज करके इंडियन स्टेट जो है अपनी एक मोबिलाइजेशन करता है और उससे जो है इलेक्टोरल डिविडेंड्स गेन करता है। ये इंडियन स्टेट के बारे में बता रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कह रहा वो कांग्रेस सिस्टम था, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट में वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का नेचर ही ऐसा है इंडिया का इन जनरल की, और उसी फेज में, उसी दौर में रजनी कोठारी के ही टाइम पे 1960s में ही काम कर रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनका नाम है W.H. मॉरिस जोन्स। इनके हमें 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक है मीडिएटिंग स्टेट, एक है रेगुलेटेड मूवमेंट्स, तीसरा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, और चौथा है 3 इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इन 4 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी हम एक एक करके अब समझ लेते हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं, W.H. मॉरिस जोन्स। इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिख देता हूं मैं, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1964। अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर, सुपर इंपॉर्टेंट थिंकर। इनके कॉन्सेप्ट्स मैंने क्या क्या बताए थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था मीडिएटिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट। कई बार तो यही पूछ के खत्म कर देंगे क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर टॉक्स अबाउट मीडिएटिंग स्टेट। W.H. मॉरिस जोन्स टिक कर दो, काम खत्म। मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट देते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। कई बार बार्गेनिंग फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहले समझेंगे मीडिएटिंग स्टेट से वो क्या बताना चाहते हैं। मीडिएटिंग स्टेट से वो इंडियन स्टेट का एक वो बताते हैं कि इंडियन स्टेट का जो कैरेक्टर है वो उस वक्त 1960s में वो लिख रहे थे, और 1960s की बात है, ये फर्स्ट फेज पे ही ये भी लिख रहे हैं मॉरिस जोन्स भी। तो ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट जो है ये एक मेयरली क्लास रूल का या फिर रिप्रेसिव टाइप का कोई अपैरेटस नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है, ये एक मेडिएटर है, जो कि मार्क्सिस्ट लोग तो यूं तो कहते हैं कि स्टेट जो है डोमिनेंट क्लास का एक टूल है, बट मॉरिस जोन्स का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। इंडियन स्टेट जो है ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास का ये इंस्ट्रूमेंट है, बट ये एक मेडिएटिंग नेचर ले चुका है। ये जो है फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, क्योंकि इंडिया जो है एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, बट स्टेट जो है वो बीच में खड़े होकर यहाँ क्या कर रहा है कि सारे ही फ्रेगमेंट्स के बीच जो है एक निगोशिएटर या मेडिएटर की तरह काम करता है। ये इंडियन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू मॉरिस जोन्स। इससे ही रिलेटेड जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रेगुलेटेड मूवमेंट्स का, जो कॉन्सेप्ट है रेगुलेटेड मूवमेंट्स, वो इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन स्टेट एक मेडिएटर का रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडियन स्टेट मेडिएटिंग स्टेट है, इसीलिए कोई भी जो भी मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे रोबस्ट मूवमेंट्स नहीं इंडिया में बन जाते हैं। मूवमेंट्स जो हैं वो रेगुलेटेड रहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट बार बार कोशिश करता है निगोशिएट करने के, डिस्कशन करने के, जो भी चीजें डिमांड करी जा रही है उनको टेबल में लाने की कोशिश करता है, उनसे डिस्कस करने की कोशिश करता है, जिसके चलते जो है स्टेबिलिटी एक बनी रहती है हमारे सोसाइटी के अंदर, डिस्पाइट सच कॉम्प्लेक्स एंड हाईली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो ये है रेगुलेटेड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। एग्जाम इसके बाद वो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, ये भी बिल्कुल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। वो कहते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन के केस में भी जो है इंडियन स्टेट एक मीडिएटर और नेगोशिएटिंग रोल को प्ले करता है, जिसके चलते हम नहीं देखते हैं कि स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करके बाहर निकल कर चले जा रहे हैं।
ठीक है, जो जो ट्रेडिशनल जो प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है उस पे क्या है, वो बिल्कुल लीगलिस्टिक बेसिस पे स्टेट्स काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात करें तो बिल्कुल साइंड एग्रीमेंट के माध्यम से जो उनके स्टेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। वो कहते हैं कि इंडिया में ऐसी चीज नहीं, इंडिया में जो है एक बहुत ही बढ़िया बार्गेनिंग नेचर, एक कोऑपरेटिव नेचर में जो है फेडरलिज्म काम कर रहा है। ये एक रिलेशन बिटवीन ये उस वक्त के उस टाइम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी और फंक्शनल नेसेसिटीज के ऊपर डिपेंड होके जो है हमारे फेडरल रिलेशन चलते रहते हैं स्टेट्स के बीच के, जो है वक्त के साथ बदल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं टाइम के साथ, और वो इसीलिए जो है टिक पा रहे हैं विदाउट हैविंग दी स्ट्रिक्ट लीगलिस्टिक फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। वो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और फिर एक और कॉन्सेप्ट वो देते हैं, थ्री इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। थ्री इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल जो लैंग्वेज है, वो इंडियन पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है तीन डिविजन, तीन टाइप के लैंग्वेज से चल रहा है। एक तो मॉडर्न लैंग्वेज से चल रहा है, दूसरा ट्रेडिशनल लैंग्वेज से चल रहा है, और चौथा जो है एक सेंटली या फिर सेंटली लैंग्वेज से चल रहा है। मॉडर्न लैंग्वेज क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज है जो कि लीगल लैंग्वेज है, मोस्टली पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशंस एक्ट फॉर्मेशन के जो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल जो लैंग्वेज है उसको वो मॉडर्न इडियम या मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं। कि जैसे द लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स, द लैंग्वेज ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करता है? ये वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करता है, पार्लियामेंट्री डिबेट पे फोकस करता है, प्रॉपर एग्जैक्ट अवेलेबल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है इस देश के, वो इन तरह के इस इडियम्स को यूज करते हैं। बट जो ट्रेडिशनल इडियम है या ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो है वो है कल्चरल से रूटेड, जो कि यहाँ जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग समझ पाए, जो कि कॉमन ग्राउंड के लोग उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो जब कहता है कि वो लीडर जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाता है तो फिर वो वही सारी बातें करता है, जात पात, रिलीजन, लैंग्वेज, धर्म अधर्म, इन सब चीजों के ऊपर, कौन क्या खाएगा कौन क्या पहनेगा, इन सब चीजों के ऊपर वो बात करता है जब नीचे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे चले जाता है। तो ये क्या है? एक ट्रेडिशनल इडियम है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। और फाइनली वो कहता है कि एक सेंटली इडियम, एक सेंटली लैंग्वेज, एक मॉरल एथिकल डायमेंशन भी है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि इंस्पायर होता है बाय लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, विनोबा भावे। इन सब के ऊपर से, इन सब से इंस्पायर होकर स्वामी एक एक जो कोशिश की जाती है कि सेल्फलेस, डिसइंटरेस्टेड, स्पिरिचुअल सा एक जो अपने को दिखाने की कोशिश की जाती है, सत्पुरुष होने का जो एक नेचर दिखाने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर, उस चीज को वो रखते हैं सेंटली इडियम के अंदर। तो इन तीनों का वो कहते हैं कि मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है, और इसको पैकेज करके जो है लोग बात करते हैं, लीडर्स जो हैं पॉलिटिक्स को, इसको पैकेज करके जो है पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं तीनों इडियम्स को यूज करके। ठीक है, सो यहीं तक डिस्कशन रखेंगे। थोड़े से एमसीक्यूज तुम लोगों को अभी बता देता हूं, क्योंकि अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतनी सारी चीजें सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से थोड़े से एमसीक्यूज भी अब ट्राई कर लेते हैं, जो भी चीजें आज हमने सीखी उसके बेसिस पे। कुछ एमसीक्यूज रखे हैं, दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, फटाफट से देखने की उनको कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है कि इन सेमिनल वर्क पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में जो पब्लिश हुआ था, रजनी कोठारी कैरेक्टराइज्ड द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा एक बार याद कर लेना। ए ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट डोमिनेटेड बाय द ओवर डेवलप्ड कॉलोनियल मशीनरी। नो, ये मैंने ब्रीफली ऑलरेडी बता दिया था कौन से थिंकर इसके साथ रिलेटेड है, हमजा अलवी रिलेटेड है, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कॉन्सेंसस बेस्ड मॉडल, यस, ए कॉन्सेंसस बेस्ड मॉडल कहते हैं, हमें अब आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन में हमारा आंसर बन चुका है। ए कॉन्सेंसस बेस्ड मॉडल वेयर द स्टेट एक्टेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ए सिंगल डोमिनेंट पार्टी। ठीक है, ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी कौन है? ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सिस्टम की वो बात करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट वो किसकी बात करते हैं? कॉन्सेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स की वो बात करते हैं। ठीक है, तो बस हो गया, आगे देखने की आवश्यकता हमें है नहीं। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी है, बट आंसर वी ऑलरेडी नो, आंसर इज बी। Next, according to Rajni Kothari, the relationship between caste and politics in the Indian state is best described as the total destruction of traditional caste hierarchies by the modernizing force of the state. nahi. A process of Sanskritization where lower castes purely imitate the rituals of upper caste to gain state favor. बिल्कुल नहीं। द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, बस ये आ गया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कीवर्ड हमें मिल गया, बस इसी का ही हमें इंतजार था। जैसे ही पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हमें दिख गया, हमने सी ऑप्शन को टिक कर दिया, वेयर कास्ट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर पॉलिटिकल। फिर आगे की कुछ हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर करेक्ट है यहाँ, तो सी ऑप्शन को हमने टिक कर दिया है डायरेक्टली, इजीली हमारा सॉर्ट आउट हो गया ये।
Next question. In his analysis of the Indian state, Maurice Jones identified 3 idioms or languages of politics. Which of the following is not one of those idioms? तो हमें पहले से ही पता है कौन कौन से idioms और languages उन्होंने बताया था. एक तो modern बताया था उन्होंने, एक traditional बताया था उन्होंने और एक saintly बताया था उन्होंने. ठीक है, तो इसमें से चेक कर लो, जो भी नहीं है उसको टिक आउट कर दो. ये subaltern idiom उन्होंने नहीं दिया था, तो इसको रॉन्ग आउट कर दो. दिस इज नॉट द वन ऑफ दोज idioms. तो ये है आपका आंसर डी नंबर. ठीक है, बाकी तीनों के बारे में तो उन्होंने बोला ही है. मॉडर्न बोला है, ट्रेडिशनल बोला है और सेंटली भी बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉरिस जोन्स कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल स्टेट एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म. बार्गेनिंग फेडरलिज्म एक कीवर्ड है, इसको भी हमने डिस्कस किया था. बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्यों कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म के. दिस इंप्लाइज दैट द सेंटर डिक्टेट्स टर्म्स टू द स्टेट्स विदाउट एनी कंसल्टेशन. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोऑपरेट करते हैं, डिस्कस करके ही बातें की काम की जाती है. यहाँ यही कैरेक्टरिस्टिक है, इनफैक्ट हमने देखा था, एज अपोज टू द लीगलिस्टिक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म. द स्टेट्स हैव द लीगल राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन आफ्टर नेगोशिएशंस. नहीं, ये भी नहीं है. ये अमेरिका के केस में होता है क्योंकि वो एक प्रॉपर लीगल सेंस में फेडरल स्टेट है. सेंटर एंड द स्टेट एंगेज इन कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक. ये है आपका सही आंसर और नेगोशिएशन ये है. नेक्स्ट ऑप्शन हमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है. द स्टेट इज प्योरली क्वाजी फेडरल. ये तो नहीं है, ये दूसरे थिंकर इसके बारे में बताते हैं. क्वाजी फेडरल का कॉन्सेप्ट दूसरे थिंकर देते हैं, उसको हम आगे देखेंगे. हाउ डिड मॉरिस जोन्स व्यू द रोल ऑफ इंडियन स्टेट इन रिलेशन टू सोशल चेंज. ठीक है, एज ए रिवोल्यूशनरी फोर्स. नहीं, बिल्कुल नहीं. रिवोल्यूशन वगैरह की बात तो वो करते ही नहीं है. एज ए मेडिएटिंग एंटिटी. यस, ये है आंसर. ठीक है, मेडिएटिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, मेडिएटिंग स्टेट. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नीचे आपको इनफैक्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तरह से हमने तैयारी ऑलरेडी कर ली है. ठीक है, आगे. मॉरिस जोन्स कोलैबोरेटेड विद रजनी कोठारी ऑन द आइडिया ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है, इस पे अच्छे से ध्यान देना. अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट मेड द इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक डिस्पाइट वन पार्टी रूल. द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल फैक्शंस विद इन द कांग्रेस पार्टी दैट एक्टेड एज ए बिल्ट इन ऑपोजिशन. ये सही लग रहा है हमें अब तक. आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार. द मिलिटरीज न्यूट्रलिटी इन पॉलिटिकल अफेयर्स. ये नहीं है. द हाई लिटरेसी रेट ऑफ द इंडियन इलेक्टोरेट. ये भी नहीं है. द स्टेट्स टोटल कंट्रोल ओवर द मीडिया. ये भी नहीं है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन के निकल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, इसको आप ट्राई करना. इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ही रखा हुआ है. कमेंट्स में आंसर मेंशन कर सकते हो. आंसर लिखते वक्त ऐसे लिख देना प्रैक्टिस 1 P1 लिख देना. लिख के ऑप्शन ए बी सी डी जो भी लिखना चाहते हो आंसर में लिख देना. उसी तरह से जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे P2 का भी उसी तरह से ऐसे P2 लिख देना और आगे ऐसे डैश बना के जो भी आंसर लिखना चाहते हो लिख देना ए बी सी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पॉज करके देख लो. मॉरिस जोन्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, इस पे भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये. इसको भी ट्राई करो. आंसर लिखोगे तो इस पे लिख देना प्रैक्टिस 2 या P2 लिख लेना पहले. P2 लिखने के बाद जो सही आंसर तुम्हें लग रहा है वो आंसर ए बी सी डी जो भी होगा तुम उस पर लिख देना. और इसको भी मैं जो नेक्स्ट शॉर्ट बनाऊंगा उसके ऊपर एनालाइज करके डिस्कस कर दूंगा तुम्हें कि आंसर क्या है इसमें सही है. ठीक है, तो उम्मीद है जो भी आज डिस्कस किया वो अच्छा लगा होगा. ये फर्स्ट एपिसोड है. सेकंड एपिसोड फिर से लेकर आएंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया. उसके लिए मैंने बता दिया कि 1000 व्यूज जैसे ही हो जाएंगे सेकंड एपिसोड में मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, सो तैयारी अपना कंटिन्यू रखो. वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, बढ़िया से नोट्स बना लो. ऑल द बेस्ट.